हम बात करने वाले हैं बेसिकली होम लोन के बारे में। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से होम लोन ले सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, क्या क्या प्रॉफिट मिलते हैं और क्या कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं, कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं और कितना ब्याज इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या कोई इस समय करंट टाइम में ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इस वीडियो हम सब कुछ देखेंगे और उसके साथ साथ हम कैलकुलेशन भी करेंगे यहाँ पे कि आपको 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5 लाख पे, 8 लाख पे, 6 लाख पे। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो 15 लाख पे अगर लेते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम एक एक चीज़ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेशक वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हैं तो कम से कम आपको 8.4% तक का आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। रीज़न क्यों ऐसा इसलिए है कि देखिए आरबीआई का भी कुछ गाइडलाइन होता है कि बैंकों के लिए कि आपको आपको मिनिमम इतना परसेंट इंटरेस्ट तो रखना ही पड़ेगा, उससे आप इंटरेस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए दूसरा रीज़न ये है कि ये तो आरबीआई की गाइडलाइन हो गई। दूसरा रीज़न ये है कि जो कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी 6% या फिर उससे भी ज़्यादा चल रहा है। तो कम से कम बैंकों को खुद की अर्निंग करने के लिए, इन बैंक को चलाने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देने के लिए भी उनको भी अपना कुछ अर्निंग करना होगा। इसलिए कम से कम अगर आप वो 8.5% या फिर 9% या फिर 10% के आसपास तक का अगर इतना महंगा तक भी अगर लोन ले रहे हैं तब पर भी उनको अच्छा है, आपके लिए सस्ता ही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अदर प्राइवेट बैंकों से मैं कंपेयर करूँ या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंकों से मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ पर आपको जो चार्जेस देना पड़ता है, कम से कम आपको होम लोन पे 20% से ऊपर ही चार्ज देना पड़ता है। 20% या फिर 25% या फिर आपको करीब करीब किसी किसी बैंक में 40% से भी ऊपर का चार्ज चला जाता है मंथली बेसिस पे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में काम किया हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है कि वहाँ पे कितने चार्ज दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो अगर उसी तरीके से यहाँ पर यदि आपका 8-9% अगर मिल रहा है इतना पे लोन, तो मुझे लगता है काफ़ी इनफ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सस्ता है। रीज़न क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल से मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। अब 1 लाख रुपए आपने 1 साल बाद तो आपने रिटर्न कर दिया। तो अब क्या होगा कि मान ली बैंक ने 1 साल बाद रिटर्न कर लिया, अगर वो 9% के आसपास अगर आपको चार्ज करता है तो वो कितना कमाएगा, 9,000 रुपये 1 साल में कमाएगा। लेकिन यदि आप इन्फ्लेशन भी अगर 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 3,000 की अर्निंग हुई। क्योंकि उसका जो जो पैसे की वैल्यू तो घट गई इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो उसने टोटल कितना कमाया, 3,000 रुपये ही तो कमाया है। लेकिन अगर उसने अगर 6% के आसपास 6% के आसपास अपना इंटरेस्ट कर दिया तो उसकी कमाई जीरो हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन ही उसके बराबर पहुंच गया। तो ये चीज़ें अब मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें ये जो मैं समझाया हूँ ये चीज़ें आपको समझ गए होंगे। इसलिए जो बैंक होते हैं थोड़ा सा मतलब अपना हाई करके इंटरेस्ट देते हैं, इससे कम तो नहीं दे पाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, अदर जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। जैसे कि वो 20% 22% से ऊपर का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या 30% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन गवर्नमेंट को देखना रहता है, इसीलिए प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कम लगता है। तो चलिए हमने यहाँ पर तो ये समझ लिया कि इंटरेस्ट बैंक क्यों इतना चार्ज करते हैं और आपको कितना देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो करंट टाइम में क्या कोई ऑफर वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लोन लेते हैं तो 8.4% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप फीमेल के नाम पे लोन लेते हैं तो आपको 0.5% तक का आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे कि जो ब्याज की गणना होती है, जैसे कि समय पे आपने मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है और उसके बाद आपने उसको कुछ समय के बाद रिटर्न करते मतलब ब्याज की मतलब ईएमआई आप देते जाते हैं और उसके बाद एक समय आता है कि 3 लाख रुपए आपका शेष बच गया और आपके पास कहीं से 3 लाख रुपए अचानक आ जाता है। तो अगर आपने उस पैसे को जमा कर देते हैं तो वहाँ पे आपका जो ब्याज है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे आपका 1 से 2% में सेटलमेंट हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जैसे कि और भी जो ईएमआई होती है, अगर बैंकों वगैरह से आप बात करेंगे तो वहाँ पे डिक्रीज फॉर्म में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट घटता जाता है वैसे आपका जो ईएमआई चार्जेस हैं वो भी घटते जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल ₹0 यहाँ पर लगता है। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप होम लोन लेते हैं, जैसे कि किसी बहुत सारे बैंक हैं 2% से लेकर के 5% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेते हैं। और या तो अगर लोन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर आपको कम से कम 15% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने 1 लाख का 10 लाख का लोन ले लिया है तो आपने कितना बहुत ज़्यादा पैसा आपका प्रोसेसिंग फ़ीस में चला जाएगा। मतलब 10 लाख पे 15% नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा 7 से 8% का प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो देना है, एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी अब बात किया है इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफ़िट के लोन की जो है लोन में आपको क्या-क्या प्रॉफ़िट बेनिफिट मिल रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से सबसे बढ़िया ये है कि आपको सबसे कम ब्याज पे सबसे कम जो है इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जा रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल ₹0 लग रहा है। वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा लोन मिल रहा है, वो भी कम ब्याज दर पे। तो समझ लीजिए जितना भी अच्छा कम से कम में आपको उचित इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जा रहा है। दूसरी बात आपको उस लोन के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जा रहा है। क्रेडिट कार्ड इसलिए मिल रहा है, यदि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए को लोन ले लिया, अब 10 लाख रुपए कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देती है कि आप बहुत आसानी से उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं और जब भी हो आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसको बहुत ईज़ी तरीके से चुका सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम अवधि के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप 30 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप अप ऋण ले सकते हैं। टॉप अप ऋण आप समझ रहे हैं टॉप अप ऋण क्या होता है? नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टॉप अप ऋण क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है। अब 10 लाख ज़्यादा, मान लीजिए थोड़ा सा कम रख लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया है। अब 5 लाख रुपए का मान के चलते हैं आपने पर्सनल लोन ले लिया है। अब पर्सनल लोन आपने किसी तरीके से उसको ख़त्म किया और 2 लाख रुपए आपके अभी भी बच गए हैं। अब 2 लाख रुपए आपके पास है नहीं कि उसे आप ख़त्म कर पाएँ, काफ़ी आप प्रॉब्लम में हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया कि आपने 5 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए का और लोन ले लिया है। या तो आपने खेती करने के लिए लिया है, या फिर बिज़नेस करने के लिए लिया है, किसी तरीके से आपने 5 लाख रुपए से और लोन ले लिया है। तो उस लोन से आपने इस लोन को ख़त्म कर दिया, 2 लाख रुपए आपने ख़त्म कर दिया। आपका बचा कितना? 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए आप जिस चीज़ में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, कुछ भी लगाना चाहें तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी का आपका जो इंटरेस्ट बचेगा वहीं पर 5 लाख पर देना होगा। आपका ये जो 2 लाख रुपए है तो खत्म हो गया। अब आपका इंटरेस्ट सिर्फ 5 लाख पर देना होगा, जिसमें से आपका 3 लाख रुपए में बिजनेस शुरू कर लिए हैं और बिजनेस से जो भी इनकम होगी आप क्या करेंगे? उस लोन को चुका देंगे। देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जब लोन देता है अपने कस्टमर को तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, पार्शलिटी बिल्कुल भी नहीं करता है कि उनको किसी अलग तरीके से लोन दे रहा है और किसी को दूसरे तरीके से लोन दे रहा है। यहाँ पर सभी के साथ सेम व्यवहार, समान व्यवहार किया जाता है। तो वही कह रहा है, सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो लोन है उसको दिया जाता है। जिस तरीके से उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उनको लोन दिया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुमोदित जो लोन होता है की राशि, अनुमोदित लोन की राशि आवेदक के स्थान एवं आय के अनुसार जो भिन्न होती है। जैसे कि वो रहने वाला कहाँ की, जैसे वो मेट्रो सिटी में है तो उसको ज़्यादा लोन मिल सकता है। लेकिन अगर वो रूरल एरिया में रहता है या अपने कोई सिटी में, छोटे सिटी में रहता है, जो रूरल एरिया के ज़्यादा वहाँ पर गाँव वगैरह हैं, तो वहाँ पे उनका जो लोन का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरी बात, उनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी देखा जाएगा कि उनका बिजनेस है या फिर उनका सैलरी आती है, वो किस तरीके से इनकम करते हैं, उनके अनुसार ही उनका जो बिजनेस है और जो इनकम के साथ ही उनको लोन दिया जाता है, उनको कंपेयर करके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। बाकी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्याज है, इंटरेस्ट सबसे कम लिया जाता है, प्रोसेसिंग फी बिल्कुल ₹0 ली जाती है और आपको कोई भी अलग से तरीके से कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं देना पड़ता है। और न ही जब आप लोन लेने जाते हैं तो उस समय भी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा, उस समय पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपका जो है प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उस डॉक्यूमेंट को बनवाने में जो आपका चार्ज लगेगा बस उतना ही लगेगा और आपका कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो है नहीं लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे जैसे लोन आपने चुकाते चले जाते हैं ईएमआई के थ्रू, तो आपका जो इंटरेस्ट जो है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो उसके थ्रू आपका जो है
चार्जेस है जैसे कि थोड़ा सा ईएमआई है वो भी कम किया जा सकता है, जो बैंक जो है घटा देती है। और या फिर आपके पास जब ज़्यादा अमाउंट में आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने 3 लाख रुपए ईएमआई के थ्रू उसे चुका दिया है, बाकी जो 2 लाख रुपए अभी शेष बचा हुआ है, तो अगर आपने एक साथ अगर 2 लाख रुपए चुका दे रहे हैं तो आपको 1 से 2% के आसपास में आपको वहाँ पर सेटलमेंट कर दिया जाता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था 36 महीने के लिए आप इसका जो टेन्योर है उसे बढ़ा सकते हैं 36 महीने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने करीब 24 महीने के लिए आपने लोन ले लिया है, लेकिन 24 महीने बाद भी अभी 2 साल बाद आपके पास पैसा नहीं है, हो पा रहे हैं, आपने 5 लाख में से कुछ पैसे तो ईएमआई का दिया ही होगा, लेकिन फिर भी अभी आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे मैक्सिमम 36 महीने तक का उससे और भी बढ़वा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं उस लोन की जो है ईएमआई की जो टेन्योर है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बैंक है जो मॉर्गेज के रूप में जो संपत्ति रखती है, या तो कोई खरीदी हुई संपत्ति एसेट्स हो, या फिर आपकी जो कुछ निर्मित हो जैसे भवन वगैरह, या फिर कोई आपने कोई चीज़ निर्माण वगैरह किया हो सामान्यतः निर्मित हो, तो वही चीज़ें होती हैं जो कि बैंक जो मॉर्गेज के रूप में रखती है, या फिर फिक्स एसेट जैसे ज़मीन वगैरह ऐसी चीज़ों को रखती है। लेकिन कुछ मामले में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं बीमा वगैरह कराया है, आपने 5 लाख का बीमा लिया हुआ है, आपने उसमें कुछ पैसे जमा कर दिए, वो पैसा वहाँ पर डबल करके या ट्रिपल करके या फिर जिस तरीके से आपको मिलेगा, तो बीमा पॉलिसी आपने कराया है, तो उस बीमा पॉलिसी पे भी आपको अब जो नए तरीके से लोन मिल जा रहा है, पहले नहीं था। बाकी यहाँ पर अगर सरकार का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो जैसे बॉन्ड गवर्नमेंट समय समय पे लाती है, तो आप अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस बॉन्ड को आपने परचेस किया हुआ है, तो उस बॉन्ड के थ्रू भी बैंक बहुत ही आसानी से लोन ले लेती है। या फिर आपने किसी भी अच्छी कंपनी का मार्केट में शेयर लिया हुआ है, और उस मार्केट का जो शेयर है करंट टाइम में काफ़ी हाई बढ़ चुका है, और उसका आप 50% तक लोन ले रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। बाकी जैसे कि आपने गोल्ड वगैरह में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका भी आपको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पे आपको 100% लोन मिल जाता है। दोस्तों अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको कौन कौन इस लोन को ले सकता है कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई भी लोन ले सकता है, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, चाहे आईएनआर हो, मतलब अब वो भारत के निवासी हो या ना हो, वो आराम से बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर 21 साल एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 70 साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोन की एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 साल की एज है आपकी, तो उसके साथ आपको कोई भी पेरेंट या गारंटर का आपको साथ में लगाना होगा, तभी आपको लोन मिल पाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों की, जैसे कि आपको किस एरिया में रहते हैं, एरिया वाइज आपको कितना लोन मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई में अगर रहते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 करोड़ का ही लोन मिल पाएगा। वहीं पर अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो 7.5 CR तक का लोन मिल सकता है। वहीं आप किसी दूसरी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में आपको 5 CR तक का लोन मिल सकता है। किसी भी मेट्रो सिटी जैसे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोई भी मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर रहते हैं तो आपको 5 से, फिर वहीं पर अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में, छोटे मोटे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, 3 CR के तक का लोन मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो आपको किसी भी छोटे शहर में रहते हैं, या जो कि गाँव के पास का एरिया है, तो वहाँ पर, या फिर गांव में रहते हैं, गांव में ही रहते हैं मान लीजिए, तो आपको 1 करोड़ का तक का लोन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप किस जैसे चंडीगढ़ होगा, पंचकूला होगा, मोहाली हो गया, तो वहाँ के एरिया का बताया हुआ है, यहाँ पे 5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके इंटरेस्ट के बारे में, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय नहीं है तो उनको जो है कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, वही मैंने जो भी अभी आपको बताया था कि 8.5% से लेकर के आपको करीब 10% तक का इंटरेस्ट आपको लग सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10.5% या 8% के बीच में अगर आपको लोन मिल रहा है तो ऐसा मान चलिए काफ़ी आपको सस्ता ही लोन मिल रहा है। वही दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट, एक चीज़ इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने जो लोन ले रहे हैं कितने समय के लिए ले रहे हैं, और उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो कितना बढ़िया है। यदि आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है तो समझ लीजिए आपको कम से कम 8%, जैसे 8.5% का इंटरेस्ट रेट है, तो हो सकता है आपको 8% पर आपको लोन मिल जाए, या फिर इतना इतना तो मिलेगा, क्योंकि जो मिनिमम है आपका 8.5% है, सॉरी 8.5% है, तो आपको 8% तक भी लोन मिल सकता है यदि आपका जो सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका जो लोन होता है ना, बीमा कवर होता है, लोन के साथ में बीमा कवर होता है। अगर आप क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई अचानक कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप नहीं रहते हैं किसी कारणवश, जिसके जिसके नाम पे लोन है, तो क्या होता है कि वो जो बीमा कंपनी है ना, आपको अब आपके घर वालों के ऊपर उस लोन का कोई प्रेशर दबाव नहीं आता है। उस लोन की जो पूरी वैल्यू है ना, वो आपकी बीमा कंपनी भरती है। और उसी तरीके से अगर आपने लोन लेते समय अगर आप नहीं ले पाते हैं, किसी कारणवश नहीं बताया, जो भी हो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आपका जो है बाद में आपका 0.05% का रिस्क प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। अगर इतना परसेंट रिस्क प्रीमियम भर लेते हैं, तो फिर बाद में अगर कोई इशू आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी जो बीमा कंपनियां होती हैं, सॉरी जो लोन कंपनियां होती हैं, फिर आपके घर वालों से लोन वसूलने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुल्क की अगर हम बात करें, कोई भी इंसान हो, चाहे वो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉय हो या फिर गैर एम्प्लॉय, तो उसका भी यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगता है, बिल्कुल 0 रुपये लगता है। और यहाँ पर जो लॉगिन का जो शुल्क है 1500, लॉगिन करने का जो शुल्क है 1500 रुपये लगता है। लेकिन जब आपका लोन आपको अकाउंट में जाएगा, उसमें आपको 1500 रुपये लौटा दिया जाएगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपये का लोन लेते हैं, तो आपको जो फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा 1,15,00,000 रुपये आपके अकाउंट में चला जाएगा। वहीं पर अगर आपका प्री अप्रूव लोन है, तो वहाँ पर भी आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे कि 100% फ्री है। और वहीं पर अगर आपका जैसे कुछ खर्च वगैरह होता है, तो आपका यहाँ पर बता रहा है कि आपका मैक्सिमम 3500 रुपये तक डॉक्यूमेंट वगैरह में खर्च हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको वैसे बिल्कुल फ्री है, प्रोसेसिंग फ़ीस का कोई चार्ज नहीं लगता है। क्योंकि जैसे अगर प्राइवेट बैंक में हम जाएंगे, तो मान के चलिए अगर आपका 1 लाख रुपये का लोन है ना, तो वहाँ पर कम से कम मान के चलिए 1.5 से करीब 2% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाता है। मतलब कि आपका 1,500 से लेकर के 2,000 तक का आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि गवर्नमेंट बैंक में है। बाकी प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी, मैं जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करके मैं जानता हूँ, मैं काम किया हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको भी यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री में लोन मिल जाता है। फ्री का मतलब कि उनको भी प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। 1500 रुपये उनको चार्ज देना पड़ता है, वो भी 1500 रुपये उनको लौटा दिया जाता है लोन के टाइम पे, जब लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें, तो जैसे कि जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर अगर होम लोन के लिए अगर आप लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपका 100% छूट हो जाता है। लेकिन होम लोन लेते हैं, बड़ा लोन लेते हैं, तो वहाँ पे कागज़ भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर बताया रहा है कि आपको 10,000 रुपये तक का चार्जेस लग सकता है कागज़ वगैरह बनवाने में। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें, तो सिंपल सा आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं। सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं पूरा। मैं ये जो मैं अभी स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मुझे अगर इतनी बड़ी वीडियो बन चुकी है, अगर इसको पूरा समझाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे फिलअप करना होगा, और साथ में आपको 3 फ़ोटो देने होंगे, और आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड देना होगा। ये मैंडेटरी है लोन एप्लीकेशन के लिए। यदि आपका लोन 10 लाख से ऊपर है, अगर जैसे कि 10 लाख से ऊपर है, तो फिर पेन आपको देना कंपलसरी है। 10 लाख से कम है तो पर भी आपको फिर भी देना ही देना है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तब पर भी आपको लोन मिल जा सकता है। जैसे कि आप जैसे आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि आपने आधार दे दिया है, और साथ में आपने निर्वाचन कार्ड दे दिया है, या फिर कोई DL ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है, पासपोर्ट दे दिया है, या फिर आपने राशन कार्ड दे दिया है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के साथ साथ सॉरी आधार कार्ड के साथ दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर चला जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड देना पड़ेगा। बाकी आपका ये तो जैसे कि ये तो हो गया आपका जो कि एप्लीकेशन के साथ साथ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। और रेसिडेंट प्रूफ में जिसमें एड्रेस होता है, रेसिडेंट प्रूफ एक अलग चीज़ होती है, जिसमें आपको, क्योंकि जैसे कि पैन कार्ड में एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि आप वहाँ पे अपना लाइसेंस दे सकते हैं। लाइसेंस में भी एड्रेस प्रूफ होता है।
राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, जहाँ पर एड्रेस प्रूफ हो तो वो चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको वो बैंक का स्टेटमेंट भी देना होगा। यदि आपने प्रीवियस में अभी आपने कभी कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उस बैंक का स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कह रहा है जैसे एप्लीकेंट है या को एप्लीकेंट है हुज इनकम कंसिडरेट फॉर एलिजिबल, वो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि सैलरीड है, इंडिविजुअल है, खुद कमाता है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं करता है, जैसे ये गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों की होगी, सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, या फिर कोई काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता है, आपका खुद का जॉब वगैरह, खुद का बिजनेस वगैरह है, या फिर वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, तो उन लोगों के लिए क्या है सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको फॉर्म 16 RTR देना पड़ सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार धीरे धीरे मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, बाकी यहाँ पर एक बार पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, NRI के लिए है। NRI में अगर जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से मिलेगा, तो बाकी यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दिया है। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, यही चीज़ अगर आप देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम इस लोन को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितनी EMI आपको देना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 8 लाख रुपए यहाँ पे लोन अमाउंट को लिख दिया है। बाकी यहाँ पे हमने मान के चलते हैं कि हम 5 साल के लिए लोन लेते हैं, और 5 साल मतलब 60 महीने के लिए लोन लेते हैं। वहीं पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है करीब मान के चलते हैं कि हमने 9% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16,000 रुपये आपकी EMI आएगी। अगर 8 लाख रुपये का लोन लेते हैं 5 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट पे, तो आपकी जो EMI आएगी वो 16,607 रुपये की आपकी EMI आ जाएगी। अगर हम 16,607 रुपये के अगर 60 महीना से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9,96,420 रुपये आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट था करीब 8 लाख रुपये था, आपको जो टोटल भरना है 9,96,420 रुपये भरना है। मतलब कि जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 1,96,420 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और वो भी कितने समय में देना पड़ रहा है, करीब 5 साल के अंदर आपको देना पड़ रहा है, वो भी 9% के इंटरेस्ट पे। तो ये समझ लीजिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। दोस्तों, यदि हम दूसरे अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 12 लाख रुपए हमने लोन लिया है। 12 लाख घर बनाने के लिए हमने लोन लिया है, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे करीब 5 साल के लिए 60 महीने के लिए हमने लोन लिया है 9% के इंटरेस्ट रेट पे। जो हमारा EMI जाएगी 24,910 रुपये हमारी मंथली EMI जाएगी, जो कि हमने 60 महीने पे जो हमें टोटल वैल्यू देना पड़ेगा 60 महीने पर, वो करीब 14,94,600 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। जो हमें एक्स्ट्रा जाएगा, करीब हमने 12 लाख का तो लोन ही लिया है, और जो हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा वो 2,94,600 रुपये, मतलब कि अप्रॉक्स मान के चलते हैं 3 लाख रुपये हमें देना पड़ेगा 12 लाख रुपये पे, वो भी 60 महीने में, मतलब 5 साल में। तो समझ सकते हैं कि काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, यदि हम दूसरे अमाउंट को यहाँ पर एक बार लेकर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 लाख रुपए यहाँ पे हमने लिया है। 6 लाख रुपए को हमने करीब 5 साल के लिए मतलब 60 महीने के लिए हमने लोन ले लिया है। बाकी हमने यहाँ पे 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी EMI टोटल कितनी जाएगी मंथली की 12,455 रुपये हमारी EMI जाएगी, जो कि 12,455 रुपये को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो हमारा आ जाएगा 7,47,300 रुपये हमारे जाएंगे। टोटल 7,47,300 रुपये जाएंगे, जो कि हमने लोन कितना का लिया था 6 लाख का लिया था, 7,47,300 चला गया, तो हमने जो टोटल हमारा एक्स्ट्रा कितना गया 1,47,300 रुपये हमारा एक्स्ट्रा गया। अब मान के चलते हैं अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपये हमारा एक्स्ट्रा गया, लेकिन कितना समय में गया, वो 5 साल में गया है, मतलब कि 60 महीने में। तो समझ सकते हैं हमें कितना समय के अंदर कितना कम इंटरेस्ट पे कितना अच्छा खासा अमाउंट हमें मिल पा रहा है इसे बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो गाइस, सारी चीज़ें मैंने A to Z कैलकुलेशन के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे A to Z सारी चीज़ें मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। यदि इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता है कोई और डाउट होगा, यदि डाउट होगा तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।